All right, guys, we are starting with the scenario based question. और हम जो सॉल्व कर रहे हैं सिनेरियो बेस्ड वो है 2023 स्पेसिमेन 2A। ठीक है, हमारा ये रोड मैप होगा कि हम 2023 के कुछ स्पेसिमेन करेंगे, फिर हम 2024 के कुछ स्पेसिमेन करेंगे, फिर हम देखेंगे हम अक्टूबर नवंबर के कर रहे हैं, फिर हम मई जून के कर रहे हैं। इस तरीके से हम मूव ऑन करेंगे ताकि हम दोनों सीरीज को अक्टूबर नवंबर को भी टारगेट करें, मई जून को भी टारगेट करें। अच्छा, हम दोनों सिलेबस कोड्स को भी टारगेट करेंगे, 2210 को भी टारगेट करेंगे, इसके अलावा 0478 को भी टारगेट करेंगे, ताकि ये 2210 कोड है वो 0478 वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, और 0478 वाले जब वो 2210 वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके भी सिलेबस हट के आएगा, तो उनको भी मतलब काफी जो है वो इंटरेस्टिंग होगा दोनों के लिए। हालांकि अगेन सिलेबस तो सब कुछ सेम है, सारी चीजें सेम है, और अब पेपर भी दोनों का सेम आएगा, लेकिन लास्ट ईयर तक पेपर डिफरेंट है। तो ये है 2024 में भी पेपर सेम आया है, इससे पहले 2023 के अंदर पेपर वाज डिफरेंट फॉर बोथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो बेसिक रूल्स बता दूं दैट विल बी अप्लाइड फॉर एवरी सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, याद रखना, दो मैं आपको स्पेसिफिक रूल्स बता रहा हूँ जो आपने सिनेरियो बेस्ड करते वक्त याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि आपको सिनेरियो बेस्ड की टाइम मैनेजमेंट करनी है। कितना टाइम इज अलॉटेड फॉर सिनेरियो बेस्ड? आपको सिनेरियो बेस्ड के अंदर 25 से 30 मिनट्स देने हैं एट मैक्स, 25 से 30 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी के सारे पार्ट्स देख लिया, हम सिनेरियो बेस पे फोकस कर रहे हैं। सिनेरियो बेस करते वक्त आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से लेकर समझने तक और कोड करने तक यू कैन स्पेंड एट मैक्स 30 मिनट्स, या अगर आपको इससे थोड़े से आगे जाना है तो आप +5 मिनट्स आप ले सकते हो। मतलब अगर आप एट मैक्सिमम 35 मिनट्स तक जा सकते हो। टारगेट आपको रखना है 25 से 30 मिनट का। ठीक है, यही आपका टाइम फ्रेम है, और इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने सिनेरियो बेस को सॉल्व करना है। अगर आखिरी में आप सारी चीजें सारा टाइम लगा के इस पे आ रहे हो और आप घड़ी में देख रहे हो कि 10 मिनट्स बच रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत मुश्किल क्या, मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको सिनेरियो बेस कभी भी 10 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होगा। सवाल ही पता नहीं होता आप 10 मिनट में सिनेरियो बेस कर सकते, नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो सिनेरियो बेस के अंदर पहले तो सिनेरियो बेस को समझने में टाइम लग जाता है। सिनेरियो बेस को समझने में आपके पास 5 मिनट्स लग जाती है, क्योंकि हम पूरा सिनेरियो बेस पढ़ते मैं आपको समझाऊंगा किस तरह सिनेरियो बेस को समझना है और किस तरीके से हमें जो है चीजें देखनी है। ठीक है, फिर जब हम पूरा समझ लेंगे उसके बाद हम कोड स्टार्ट करेंगे। अगर हमने कोड स्टार्ट करने से पहले सिनेरियो बेस को पूरा नहीं समझा और लाइन बाय लाइन करते हुए हमने कोड स्टार्ट कर लिया, तो हम एक बहुत बड़े उस पर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आएगा हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा आपके पास जो है ना ये की रोल यहाँ पे प्ले करेगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है, इसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जब सिनेरियो बेस को हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम सिनेरियो बेस के हर पॉइंट को विजुअलाइज कर रहे होंगे, मतलब हर पॉइंट को ड्रॉ कर रहे होंगे। मैं जब पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा ना स्टार्ट से एंड तक, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं एक एक चीज को ना यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा हूँ, एक एक चीज को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज हम एक एक लाइन के साथ करेंगे ताकि एट द एंड जब हम यहाँ पहुंचे ना, तो यहाँ पहुंचने के बाद हमें कंफ्यूजन ना हो कि यार समझ में नहीं आया, लेट्स स्टार्ट अगेन। फिर हम वापस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कोई ऐसी जगह पे अपना डेटा स्टोर करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे, जो एरे की डिटेल्स है उसको हम बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। मतलब हम इस क्वेश्चन को पोर्ट्रे कर रहे हैं इस पेज पे, ताकि हम जब एंड करके जब क्वेश्चन के बाद जब इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, जब ये जो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है ये जो मांग रहा है, रिक्वायरमेंट्स को निकालते वक्त हम जब हमें जब चीजें पूछेगा तो हम उन डायग्राम्स को देख के हम समझेंगे अच्छा ये लॉजिक है। ठीक है, अभी आप सवाल जवाब नहीं करें चैट पे, अभी सिर्फ टोटली इस पे फोकस करें। ठीक है, ठीक है, तो ये दो मेन रूल्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग और अटेम्प्टिंग सिनेरियो बेस। और विजुअलाइजेशन में आपको बताऊंगा अभी किस तरह करेंगे, हम आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। मेरे पास यहाँ पे मुझे ये जगह यूटिलाइज करनी है, सो आई एम रबिंग इट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सिनेरियो बेस। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें करते रहना है, और 1 2 3 4 हम जितनी ज्यादा करेंगे ना उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ओके, द 1D एरे स्टूडेंट नेम। एक 1D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, 1D एरे स्टूडेंट नेम कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक 1D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, और उसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। ठीक है,
ठीक है भाई, सही है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बना लेता हूँ 1D एरे को। और मैं आपको बताया ना, जैसे जैसे मैं डिटेल्स पढ़ता रहूंगा ना, तो मैं इसको बनाता रहूंगा। तो मैंने डायरेक्ट पढ़ा ना कि एक 1D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, और उसमें सारे बच्चों के नेम्स स्टोर हुए हैं, इट कंटेन्स नेम्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने राइट साइड पे एक बिल्कुल रफ सा आपने बनाना है ताकि बाद में इरेज भी हो जाए, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो। तो मैंने यहाँ पर एक 1D एरे टाइप ये बना लिया। ये मैंने एक 1D एरे बना लिया, और उसका नाम है स्टूडेंट नेम। तो मैंने इसके नीचे इसका नाम लिख दिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, ठीक है, यही नाम है ना, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ओके। अब आपको पता नहीं है कि कितने इंडेक्स हैं, आपको फर्दर कोई डिटेल पता ही नहीं है इसकी कि आगे क्या है, किस तरीके से इसमें हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज क्या क्या हैं, इंडेक्स कुछ भी नहीं पता, अभी मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द 2D array student mark contains the mark for each subject for each student। ये कह रहा है कि अब एक और 2D एरे आ गया है। एक तो 1D एरे की हमने बात कर ली, अब एक 2D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क, एंड इट कंटेन्स द मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट। मतलब हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं स्टूडेंट नेम को तो दो तीन नाम लिख दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट नेम में नाम किस तरह पड़े हुए। लेट से अली, रजा, सही है, हादी, और इस तरीके से ये आगे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, टिल एंड जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक 2D एरे जो अभी हमने डिटेल पढ़ी ना, स्टूडेंट मार्क, जिसमें हर बच्चे के हर सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हुए हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ बना लेता हूँ राइट साइड पे। तो ये भी मैंने बना लिया, ये आपके सामने मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये बन गया। और उसमें क्या होगा, उसमें अब हर बच्चे के सारे मार्क्स जो है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स पड़े हुए होंगे। मतलब जैसे अली है ना, तो इसमें जो है इस तरफ जो है अली के सारे मार्क्स पड़े हुए होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। फिर रजा है तो इस तरफ मार्क्स पड़े हुए होंगे इस तरह। सही है। अब अगली वाली डिटेल्स हमें और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ each student's data in the two arrays is the same. For example, the student in position 10 in student name and student mark is the same। वो कह रहा है कि इन दोनों एरेज में एक चीज सिमिलर है। वो क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों के अंदर जो इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं ना, एज इन रोज, रोज में जो इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं वो दोनों में सेम है। किस तरह, एक सेकंड, लेट मी टर्न ऑफ द टैब, लेट मी क्लोज इट। चलें, अब जरा गौर करें बेटा, ये सिनेरियो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप लोग बात कर लें या तो इसको समझ लें। समझ रहे हैं, एक काम हो सकता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स डेटा इन द टू एरेज इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इन पोजीशन 10 इन स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क इज द सेम। वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्सेस है ना, जैसे ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स 1 पे अली का नाम है ना, तो इसी तरीके से ये जो स्टूडेंट मार्क है ना, स्टूडेंट मार्क का जो एरे है ये वाला 2D एरे, उसके अंदर 1 पे क्या पड़ा होगा, अली के सारे मार्क्स सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो है अली के मार्क्स सेव है। फॉर एग्जाम्पल, अली के जो है पहले सब्जेक्ट में लेट से 19 है, दूसरे में 20 है, फॉर एग्जाम्पल 18 है, 14 है, जितने भी मार्क्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम के इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है नाम रजा का, तो स्टूडेंट मार्क्स के रो 2 में क्या पड़ा होगा, रजा के सारे मार्क्स का डेटा। ऐसा ही है। अब यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ होगा, लेट से रजा के सारे मार्क्स पड़े होंगे 18, 21, 23, 17। इसी तरीके से थर्ड पे अगेन यहाँ पे 3 पे हादी के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। लेट से सब्जेक्ट 1 में इसके हैं 15, सब्जेक्ट 2 में है 20, सब्जेक्ट 3 में 23, सब्जेक्ट 4 में 19। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये टेस्ट डेटा की तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सही है, ये मैं अपनी तरफ से, हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करें ताकि हमें समझ आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये वाली लाइन को मैं वापस समझा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इन पोजिशन 10 इन स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क इज द सेम। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे 1 पे अली है तो वो इसके 1 पे भी अली का ही डेटा है, 2 पे रजा है तो स्टूडेंट मार्क के 2 पे भी रजा का ही डेटा है, 3 पे हादी है तो स्टूडेंट मार्क के 3 में भी सारा हादी का ही डेटा है, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, 7 पे होगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 पे जो स्टूडेंट नेम होगा ना, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि उसी के सारे सब्जेक्ट जो है 10th रो में पड़े हुए होंगे। यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। अब मुझे पता नहीं है कि ये इंडेक्सेस कहाँ तक जा रहे हैं ना, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये 4, 5, 6 ये कहाँ तक जा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता।
और लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सही है, ओके। हमने अभी तक पहला पैराग्राफ समझा है और उसको पोर्ट्रे किया है, यहां से लेके यहां तक हमने पैराग्राफ समझा है। और अब आप आ जाए नेक्स्ट लाइन की तरफ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। और अब अच्छा, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेटिव बात पूछनी हो या बतानी हो तो आप मुझे भेजिएगा। सही है, जो दूसरा को होस्ट है ना, जिसके अंदर आपका जो है वो आ रहा है, ब्लैक कलर का जो लोगो आ रहा होगा ना, तो आप उसी में भेजिएगा, ठीक है। 2D एरे के अंदर मोहम्मद अली, इट्स नॉट कंफर्म कि हमेशा दो कॉलम्स, जरूरी नहीं है दो कॉलम्स हो सकता है दो कॉलम्स हो, तीन कॉलम्स हो, चार कॉलम्स हो। कॉलम्स तो डिपेंड करता है ना सवाल के ऊपर। अभी मुझे ये नहीं पता कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बताएं मुझे। कॉलम्स के लिए क्या चीज यूज हो रही है यहाँ पे, बताएं। ये नेम्स तो सारे आ गए आपके पास रोज के अंदर। कॉलम्स में क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द वेरिएबल क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो कह रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्लास साइज, एंड क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास साइज के अंदर जितने भी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना सारे, वो सारे के सारे इसके अंदर सेव हुए हैं। मतलब हो सकता है क्लास साइज में वैल्यू पड़ी हुई हो 20, हो सकता है क्लास की स्ट्रेंथ हो 50, हो सकता है क्लास की स्ट्रेंथ हो 40, हो सकता है क्लास की स्ट्रेंथ हो 30। मतलब ये कंफर्म नहीं है, क्लास की स्ट्रेंथ अभी हमें पता नहीं है कितनी है। गेटिंग द पॉइंट। जो भी है उस वेरिएबल की वैल्यू जो है क्लास साइज में पड़ी हुई है, ठीक है। कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। अब क्या मैं, मुझे बताओ कि मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैं डॉट डॉट करके मैं लास्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, ये कहाँ तक जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ तक होंगे, टिल क्लास साइज। क्या मैं यहाँ क्लास साइज लिख सकता हूँ, यहाँ तक क्लास साइज लिख सकता हूँ, समझ आ रही है चीज। ठीक है एवरीवन, सारे बताएं भाई चैट पे। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 से लेके क्लास साइज तक हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्लास साइज में कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलें आगे बढ़ते हैं। द वेरिएबल सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट नंबर के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। हो सकता है 4 सब्जेक्ट्स हो सकता है हर बच्चे को 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, हो सकता है 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े। वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो किसमें पड़ी हुई है, सब्जेक्ट नंबर में पड़ी हुई है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, ये जा रहा है टिल सब्जेक्ट नंबर। कोई इशू यहाँ पे, बताएं। ऑल क्लियर। यहाँ पे मैं इसका भी ये क्लास साइज तक जा रहा है तो इसका भी क्लास साइज तक जा रहा है, सही है। दोनों क्लास साइज तक जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का इंडेक्स जो है, जो रोज है दोनों की वो सेम है, ठीक है। जल्दी से मैं इतना जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं रिकैप कर देता हूँ। अच्छा एक लाइन और पढ़ लेते हैं। द एरेज एंड वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन सेट अप इन द डेटा स्टोर। वो ये कह रहा है कि एरेज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये सारे के सारे जो है, सारी रोज सारे कॉलम्स फिल हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे रोज एंड कॉलम जो है फिल हुए हैं, ओके। सबसे पहले उसने बोला एक स्टूडेंट नेम है, जो एक 1D एरे है जिसके अंदर स्टूडेंट के नेम्स है। मैंने यहाँ पर एक बना लिया स्टूडेंट नेम का एरे। फिर उसने बोला एक 2D एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क, एंड इट कंटेन्स द मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट। तो हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये मार्क्स स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसने फिर बोला है द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स डेटा इन द टू एरेज इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन पोजीशन 10 इन दिस एंड दिस इज द सेम। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हर बच्चे का जो इंडेक्स है जो स्टूडेंट नेम में है, उसका उसका जो इंडेक्स है वो सेम है इन स्टूडेंट मार्क। मतलब उसकी जो रो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पे अली है तो उसके 1 पे स्टूडेंट मार्क के 1 पे अली का ही डेटा है। 2 पे रजा है तो स्टूडेंट मार्क के 2 पे रजा का डेटा है। तो सारे के सारे इंडेक्सेस आर इक्वल टू रोज ऑफ दिस 2D एरे, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। जी भाई किसी का सवाल है हैंड रेस करें। कोई काम का सवाल हो तो पूछेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, इधर उधर के सवाल फिर एंड में डिस्कस करेंगे। अभी अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है इस चीज के अंदर है तो पूछ लें। इधर उधर का सवाल हो तो नहीं पूछेगा, पहले ही बता रहा हूँ। कोई काम का सवाल है तो पूछिएगा। जी जी अरम बताएं, पूछें। मैंने पूछना था कि जी। ये क्लास साइज है लिखा हम्म। है,
कि कैसे मतलब डॉट लगा के आगे आगे। मैं सारे के सारे लिखूं क्या? मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है मैं सारे लिखूं, क्यों लिखूं? ये तो मैंने अपने लिए बना रहा हूँ ना डायग्राम, अपने समझने के लिए, तो इसलिए लिखा ठीक है। है। सही है। जी लक्ष्य पूछे। हम जितने भी सर जनरल बताइए क्वेश्चंस सर। हैं वो हम उसकी डिस्कशन करेंगे बाद में। जी लक्ष्य पूछे पूछे। सर इसमें हमने लिखा है ऊपर 2D एरे में सब्जेक्ट नंबर। सर ये हम्म। क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 1 से लेके सब्जेक्ट नंबर तक जा रहे हैं ना ये, 1 टू सब्जेक्ट नंबर। ये रहा, यहाँ पे बोल रहा है ना कि सब्जेक्ट अच्छा, नंबर जैसे वो कंटेन्स द वन नंबर ऑफ डी एरे में सब्जेक्ट्स। जैसे क्लास साइज के स्टूडेंट्स का नंबर क्लास साइज तक जा रहा है, सेम वैसे ही। हाँ वैसे ही सब्जेक्ट्स का नंबर जो है सब्जेक्ट नंबर तक जा रहा है। चलें आगे बढ़ते ओके। हैं। अब जरा समझिएगा कि आगे क्या कह रहा है। ओके, आगे कह रहा है कि एवरेज मार्क्स का उसने एक वो दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ ग्रेड बेस्ड ऑन देयर एवरेज मार्क्स। वो कह रहा है स्टूडेंट्स को जो है उनके एवरेज मार्क्स पे जो है उनको ग्रेड मिल रहा है। और एवरेज मार्क्स ये सारे क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि ये आपके पास एवरेज मार्क्स है, इन एवरेज मार्क्स पे आपको ये ग्रेड अवार्ड हो रहा है। मतलब एवरेज मार्क्स में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, सही है सही है अली, तो मुझे पता लग गया अब आगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो ग्रेड अवॉर्डेड क्या होगा भाई? डिस्टिंक्शन। ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 एंड लेस देन 70 है तो ग्रेड अवॉर्डेड क्या होगा? मेरिट। ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड लेस देन 55 है तो ग्रेड अवॉर्डेड क्या होगा भाई? पास। उसके बाद कह रहा है लेस देन 40 है तो ग्रेड क्या मिल रहा है? फेल। ठीक है भाई। तो चार चीजें यहाँ पर आपके पास आ गई हैं बेटा। और हम अब हैंड वो करते हैं, लो करते हैं। ठीक है। तो चार क्राइटेरियाज पे उन्होंने ग्रेड अवार्डेड मतलब सेट किए हुए हैं कि ये ग्रेड्स देने हैं। अगर बच्चा इस क्राइटेरिया में आ रहा हो तो बच्चे को डिस्टिंक्शन दो, अगर बच्चा इस क्राइटेरिया में आ रहा हो तो उसको मेरिट दो, अगर इस क्राइटेरिया में आ रहा हो तो पास दो, इसमें आ रहा हो तो फेल। ओके। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो है वो सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पार्ट की तरफ। वो क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, लीव द चैट एंड फोकस हियर। कैलकुलेट्स द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। वो कह रहा है कि जितने भी सारे के सारे टोटल मार्क्स है ना हर बच्चे के, वो हर बच्चे के उसके सारे सब्जेक्ट से टोटल मार्क्स निकालो और कैलकुलेट करो। मतलब वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे टोटल मार्क्स अली के हैं ना, तो सबको प्लस करके टोटलिंग करो। फिर अगली बारी में सबको रजा के सारे मार्क्स प्लस करो, फिर हादी के मार्क्स प्लस करो। फिर फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पे सारा है तो सारा के मार्क्स जो है प्लस करो। फिर फिफ्थ पे फॉर एग्जाम्पल अलीना है तो अलीना के मार्क्स जो है वो ऐड करो। तो टोटलिंग करनी है हमें हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स की। समझ आ रहे हैं? और ऐसा नहीं करना कि एक ही टोटल में सब डाल दो, ऐसा भी नहीं करना, हर बच्चे के लिए टोटलिंग करनी है अलग अलग। ठीक है। ओके, आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। वो ये कह रहा है कि उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल फॉलो इज यू विल कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सबसे पहले अली का पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया, अली के मार्क्स टोटलिंग कर ली, तो टोटलिंग करने के बाद अली के जो है एवरेज मार्क्स निकलेंगे। सही है ना? हर बच्चे के टोटल मार्क्स निकलने के बाद उसके एवरेज मार्क्स निकलेंगे। और एवरेज कितने निकलेंगे? एवरेज में ये कह रहा है कि होल नंबर है। होल नंबर का मतलब कितने डेसिमल प्लेस होता है बताएं मुझे चैट में। होल नंबर का मतलब कितने डेसिमल प्लेस होता है? जी 0 डेसिमल प्लेस, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? होल नंबर का मतलब क्या है कि 0 डेसिमल प्लेस। मतलब हमें कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा ये करने के लिए अपने कोड के अंदर? फंक्शन का नाम क्या है? वो बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या है दैट आई विल बी यूजिंग हियर? जल्दी जल्दी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, राउंड लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। एक्सीलेंट। ओके आगे बढ़ते हैं। आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट, अभी मैं सिर्फ सरसरी सी डिटेल्स पढ़ रहा हूँ सारी। सही है। आउटपुट्स फॉर ईच स्टूडेंट, क्या क्या आउटपुट करना है भाई? हर बच्चे का नाम, हर बच्चे के कंबाइंड टोटल मार्क्स, हर बच्चे का एवरेज मार्क, और हर बच्चे को क्या ग्रेड मिला है, क्या उसको डिस्टिंक्शन मिली है, क्या उसको जो है आपका मेरिट मिला है, क्या पास मिला है, क्या फेल मिला है। ये सब चीजें यूज करेंगे हम। इस इंट नहीं यूज नहीं करेंगे। इंट अब कब से निकल चुका है इंट वाला फंक्शन, तो इंट हम यूज ही नहीं करेंगे, हम राउंड ही यूज करेंगे। ठीक है। कैलकुलेट्स, तो हर बच्चे के लिए भाई उसका नाम, उसके कंबाइंड टोटल मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स और उसका ग्रेड अवॉर्डेड। सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट्स स्टोर्स एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस। कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन एक बच्चे की आई है, कितने नंबर ऑफ मेरिट्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ पासेस हैं, कितने नंबर ऑफ फेल्स हैं।
फॉर द होल क्लास। वो कह रहा है आखिरी में जाके सबके काउंटर्स को भी आउटपुट करना, साथ साथ कैलकुलेशन तो कर रहे होगे आप कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है, 30 बच्चा है, 30 बच्चे में 5 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आ गई लेट से, 15 बच्चों के जो है वो मेरिट पे पास हो गए, 5 स्टूडेंट जो है लेट से पास हो गए, और 5 जो है वो जो है फेल हो गए। तो इस तरीके से काउंटर्स बताने हैं आपने, आउटपुट आखिरी में आउटपुट करना है कि भाई कितनों की डिस्टिंक्शन आई, कितने मेरिट पे, कितनों को मेरिट ग्रेड मिला, कितनों को पास ग्रेड मिला, कितने को फेल ग्रेड मिला। सही है। तो हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, हमें कैलकुलेशन करनी है। सवाल को समझो, हमें डेटा स्टोर नहीं करना, हमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन ये सारी कैलकुलेशन करनी है हमें। सही है, हमें स्टोर्ड डेटा से कैलकुलेशन करनी है। गेटिंग द पॉइंट? हमें जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। चले आगे क्या कह रहा है, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। अच्छा, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड, हम कौन सा यूज करेंगे दोनों में? ऑफ कोर्स हम कौन सा यूज करेंगे? हम सूडो कोड यूज करेंगे। हम सूडो कोड क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कोड क्यों प्रेफर नहीं कर रहे? क्या वजह है? क्योंकि हमने पूरे साल प्रोग्राम कोड नहीं पढ़ा। सही है, और प्रोग्राम कोड हम पढ़ेंगे ए लेवल्स में, तो प्रोग्राम कोड इज अ स्टेप अहेड ऑफ सूडो कोड। प्रोग्राम कोड एक सीढ़ी ऊपर है, तो प्रोग्राम कोड का जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे ना। हम क्यों अपने अपने सिनेरियो बेस खराब करें प्रोग्राम कोड में डाल के? हम अपनी बिगनर लैंग्वेज को यूज करके हम अपना सिनेरियो बेस और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लैंग्वेज हमने पूरा पिछला साल पढ़ी है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतर हो गए हैं, जाहिर सी बात है मेरे मुझसे पहले भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो देखी होगी ये कि हमारा बैच, पहला बैच जो था वो हमारा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, दूसरा बैच हमारा जनवरी में स्टार्ट हुआ। तो काफी हमने कम टाइम के अंदर दूसरे बैच के अंदर काफी चीजें कवर कर ली। दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह। लेकिन हमने काफी ज्यादा टाइम लगाया इसके ऊपर, तो हम सूडो कोड भी प्रेफर करेंगे। और एग्जामिनर खुद भी हमें जब वर्कशॉप देता है ना, हम टीचर्स को तो बोलता है भाई आपने सूडो कोड में बच्चों को पूरा साल पढ़ाया, तो यू विल बी कॉल्ड अ फूल इफ यू आर सजेस्टिंग देम टू गो फॉर प्रोग्राम कोड। मतलब आप बच्चों के साथ ज्यादती करोगे अगर आप बच्चों को बोलोगे प्रोग्राम कोड से करो। क्यों भाई? प्रोग्राम कोड अब क्या इसके लिए अलग से प्रोग्राम कोड सिखाओगे? पूरा क्या हो गया है, पूरा साल सूडो कोड पढ़ा है ना, तो सूडो कोड में ही करो। सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। हमें हर जगह पे कोड के हर हिस्से में कमेंट्स ऐड करने होंगे। मतलब कमेंट्स ऐड किस तरह होंगे मैं आपको बताऊंगा जब हम कमेंट्स ऐड करेंगे ना, और कमेंट्स हम सबसे एंड में ऐड करेंगे। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे। वो कह रहा है कि आपको एरे में डेटा इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्यों हमें इनिशियलाइज नहीं करना डेटा एरे में? रीजन? यस गाइस, व्हाट्स द रीजन नॉट टू इनिशियलाइज द डेटा? बिकॉज डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। कमेंट्स हम एंड में ऐड करेंगे, याद रखिएगा। कमेंट्स इतनी प्रायोरिटाइज नहीं है, कमेंट के सिर्फ 2 से 2.5 मार्क्स मिलते हैं, 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं। तो कमेंट हमारी लास्ट प्रायोरिटी होगी, पहली प्रायोरिटी हमारी होगी लॉजिक बिल्डअप करना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। सही है। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है, मैं ये स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कमेंट्स एंड में करना। कमेंट्स को आप समझो 5 मिनट लगती है, कमेंट्स को 2-3 मिनट लगती है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब जब जब भी आप सिनेरियो बेस स्टार्ट करोगे, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ सिनेरियो बेस, आपका पहला स्टेज क्या होना चाहिए जी? एवरीवन इन द चैट, पहला स्टेज क्या होना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ड्राफ्ट तो हमने बना लिया ना, एक आइडियोलॉजी तो हमने ले ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि, अच्छा आप कह रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं डिक्लेयर करें, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं इनिशियलाइज करें। आपको मैं एक चीज यहाँ पर ऐड कर दूं कि डिक्लेरेशन के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डिक्लेरेशन करते हो तो कोई इशू नहीं है, नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ सिनेरियो बेस में आपको क्लियरली लिखेगा यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। दोनों पॉइंट्स लिखेगा आपको कुछ कई कई जगह पे कि यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, कहीं कहीं पे लिखेगा यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज। तो जहां पे उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है तो वहां तो आपने करनी ही नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन की तरफ नहीं जाओ। सही है, डिक्लेरेशन इसमें नहीं करो, आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन की तरफ जाओ। अब हम क्या क्या इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम दो चीजों को इनिशियलाइज करेंगे, दो मेन चीजें जो यहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। एक वेरिएबल, और दूसरा क्या होगा? वेरिएबल एंड अनदर थिंग। नहीं नहीं, सारे वो तो सारे वेरिएबल्स में आ जाएंगे ना। वेरिएबल्स के अलावा कौन सी एक और चीज होगी? कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल सही है। तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विल बी इनिशियलाइज्ड हियर। यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही होगी कि भाई मैं क्वेश्चन में से ये सॉर्ट आउट करूँ कि मेरे वेरिएबल्स कौन से, मेरे कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज करूँ। चलें स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। आपने ढूंढने हैं इसमें से वेरिएबल्स, कौन से वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो जिनको मैं इनिशियलाइज करूं। जी बताएं। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए वेरिएबल ले लूं एक, टोटल मार्क्स के लिए वेरिएबल ले लूं, चलें ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें भाई, मैं बिना सोचे समझे, मतलब सोच तो मैंने काफी ज्यादा लिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पूरा प्लान बना लिया है, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद एक वेरिएबल जिसको हम ले लेते हैं टोटल मार्क्स, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे? विद 0। ओके, टोटल मार्क्स इज डन। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है अच्छा और कौन सा वेरिएबल होगा दैट हैज टू बी इनिशियलाइज्ड? जी एवरेज, एवरेज मार्क्स के लिए यूज कर लूं एवरेज मार्क्स। चलें एवरेज मार्क्स यूज कर लेते हैं। एवरेज मार्क्स को क्या वैल्यू दूं? 0 दूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मुझे एवरेज को इनिशियलाइज करना जरूरी है? क्या मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं एवरेज को इनिशियलाइज करूं? मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। अब मेरी बात सुनना, एवरेज को अगर आप नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एवरेज अपनी पुरानी वैल्यू नहीं लेता। गौर से सुनिएगा, एवरेज अपनी पुरानी वैल्यू यूज नहीं करता, एवरेज हमेशा न्यू फॉर्मूला यूज करता है। लेकिन टोटल को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज टोटल हमेशा अपनी पुरानी वैल्यू में नई चीजें ऐड कर रहा हूं। गेटिंग द पॉइंट? चलें आगे बढ़ते हैं। और कोई वेरिएबल है जो मुझे यहाँ यूज करना है? अगर आप यहाँ पर एवरेज नहीं भी लिखते ना तो कोई इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखता तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें और बताएं अगला, व्हाट इज द नेक्स्ट वेरिएबल्स दैट आई आई विल बी यूजिंग? जी गाइस, सम तो हो गया ना टोटल के अंदर। वेरिएबल्स की बात करूं अभी, वेरिएबल्स, गो फॉर द वेरिएबल्स। सोचे सोचे कुछ, कोई काउंटर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, जरा सोचें। नेम तो एरे में पड़ा हुआ है ना, काउंटर्स हैं, जरा ढूंढने कौन से काउंटर्स हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करते थे ना, पॉजिटिव काउंटर, नेगेटिव काउंटर्स। तो बिल्कुल सही है, बेहतरीन। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कितनी डिस्टिंक्शंस हैं, कितने मेरिट्स हैं, कितने पासेस हैं, कितने फेल्स हैं, इनके वेरिएबल नहीं बनाओ क्या? ये चारों काउंटर्स है ना, तो इनको भी तो यूज करूंगा, भूल गए? बना लेते हैं इनके वेरिएबल। अच्छा आप अपने सिनेरियो बेस में जितना छोटा वेरिएबल यूज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जितना छोटा वेरिएबल और जितना छोटा कांस्टेंट यूज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो डिस्टिंक्शन के लिए मैं लिख देता हूं डिस्टिंक्शन सी, सबसे छोटा वेरिएबल। सही है, डिस्टिंक्शन सी, या डी काउंट भी लिख सकते हो, बेहतरीन। वैल्यू दे देते हैं इसको 0। अच्छा डिस्टिंक्शन के बाद कौन सा है? अगला कौन सा है? मेरिट। क्या लिखूं? सबको एक ही जैसा कर देता हूं, मेरिट सी। मेरिट को क्या वैल्यू दे दूं? 0। इसके बाद कौन सा है? मेरिट के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट वन? जी पास सी। पास सी को क्या वैल्यू दूं? 0। और फिर इसके बाद फोर्थ कौन सा होगा? फेल सी को हमने वैल्यू दे दी विथ 0। जी क्लियर है यहाँ तक? हमने सारे के सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है, और कोई खास वेरिएबल यहाँ पर बचा नहीं है। बस दीज आर द वेरिएबल्स दैट वी विल बी यूजिंग इन आवर प्रोग्राम। अब हम आते हैं अपने कॉन्स्टेंट्स की तरफ। मुझे बताओ कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं? कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? मैंने सी इसलिए यूज किया ताकि काउंटर की जगह पे मैंने सी यूज किया है। डिस्टिंक्शन सी का मतलब डिस्टिंक्शन काउंटर, ठीक है जी। कांस्टेंट के बाद फिक्स वैल्यू होती है, बिल्कुल सही। अभी हैंड रेस नहीं करें, मैं बाद में पूछता हूँ क्वेश्चन, अभी जरा फोकस करें, छोड़ दे सवालों को, अभी से फोकस करें मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, बेहतरीन, देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे कौन से ऐसे वेरिएबल, सॉरी कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन में कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है या फिक्स अल्फाबेटिकल वैल्यू दी हुई है? ये देखो, ये हो सकते हैं 4, या ये 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। क्योंकि उनको अगर आप देखोगे ना तो डिस्टिंक्शन में बता हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो मैं अपने कोड के अंदर ये 70 की वैल्यू को यूज नहीं करूंगा। एग्जामिनर हमें बोलता है, एग्जामिनर क्या बोलता है? एग्जामिनर सेज दैट इफ यू आर गेटिंग a numerical value in the question of scenario based, so you will prefer using a constant to replace that value। सही है, हम एक कांस्टेंट से वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को या कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट के थ्रू यूज करेंगे। तो डिस्टिंक्शन के लिए मैं कांस्टेंट बना लूं, चले बना लेते हैं डिस्टिंक्शन। मुझे बताएं डिस्टिंक्शन को वैल्यू क्या दूं? जी डिस्टिंक्शन को क्या वैल्यू दे दूं? वो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, तो 70 दे दूं, सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेरिट को बना दें। मुझे बताएं मेरिट को क्या वैल्यू दूंगा?
जी, मेरिट को विच वैल्यू विल आई प्रोवाइड टू मेरिट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55, 55 दे दूं? बेहतरीन, चलें 55 दे देते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है पास के लिए, पास के नाम से बना लिया। मुझे बताएं पास को क्या वैल्यू दूं? जी, पास कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, तो पास का एक नाम से हमने कांस्टेंट बना लिया जिसको हमने 40 वैल्यू दे दी, 40। ठीक है, और मुझे बताएं इसके बाद ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन का तो वर्ड नहीं है ना, फेल है, लेस देन 40। क्या मैं उसके लिए बनाऊं, फेल के लिए क्या मैं फोर्थ बनाऊं? क्या जरूरत है फेल के लिए बनाने की? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, वाई? बिकॉज मैं तीनों को यूज कर लूंगा ना, और फेल के लिए अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं स्मॉलर देन पास के लिए यूज कर लूंगा। अच्छा, अब इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक चीज हमने ऐड नहीं करी, वो भी ऐड करना जरूरी है कि जब भी आप कॉन्स्टेंट्स को इनिशियलाइज कर रहे होगे ना, तो इससे पहले कीवर्ड यूज होगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, उसी के नाम का कीवर्ड यूज होगा। तो इस तरीके से आप लिखोगे कांस्टेंट। जब भी हम कांस्टेंट को इनिशियलाइज करेंगे ना, तो हम इससे पहले लिखेंगे कांस्टेंट। किसी ने हाईलाइट नहीं करी ये चीज? आई वॉज वेटिंग। चले, अभी तो क्योंकि इनिशियली है, पहला पहला स्टेज है, तो ये भी क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इससे पहले सिनेरियो बेस से पहले हमने अभी तक कोई प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चन नहीं करा जिसके अंदर हमने प्रॉपर कांस्टेंट यूज किया हो। तो इसलिए हमारे लिए ये अभी जो सिंटेक्स यूज करना है फर्स्ट टाइम ये। तो जब भी आप कॉन्स्टेंट्स को इनिशियलाइज करोगे, यू विल बी एडिंग द वर्ड कॉन्स्टेंट इन कैपिटल बिफोर दैट। ठीक है, ओके। चलें, जिसको फर्स्ट टाइम पता लगा बेहतरीन है, कोई मसला नहीं, एटलीस्ट यू गॉट टू नो। ओके, एनी अदर कांस्टेंट और वेरिएबल दैट आई विल बी यूजिंग, तो हाईलाइट करें अगर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनी। ये सारे इंपॉर्टेंट है दैट विल बी यूज इन द प्रोग्राम, और इसके बाद कोई भी नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट्स द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि सारे बच्चों के ना इस तरीके से टोटलिंग करवानी है, यूं जाके राइट साइड पे सारे बच्चों के ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके सारे मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट रो के सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट रो के सारे कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, क्या यूज करूंगा यहाँ पे मैं? 2D एरे को सॉल्व करते हुए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? कैलकुलेशन जो मुझे करानी है, क्या यूज करूंगा? लूप यूज करूंगा, फॉर लूप यूज करूंगा। बेहतरीन। फॉर लूप के अंदर एक टेक्निक होती है 2D एरे में, जिसके अंदर हम पूरे 2D एरे को यूज करते हैं। उसका नाम क्या है? जिसके अंदर हम फॉर के अंदर क्या यूज करते हैं? एक और फॉर यूज करते हैं, नेस्टेड लूप। बेहतरीन। तो हम यहाँ पे नेस्टेड लूप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। नेस्टेड लूप यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें एक रो के अंदर सारे कॉलम चलाने हैं, फिर अगली रो में सारे कॉलम चलाने हैं, फिर अगली रो में सारे कॉलम चलाने हैं, फिर अगली रो में सारे कॉलम चलाने हैं। गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स प्लस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताएं, पहले मैं रो का जो है वो यूज करूंगा लूप, या पहले कॉलम का यूज होगा? पहले कौन सा लूप यूज होगा? पहले रो के लिए यूज करूंगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ मैं ऐड करूंगा, whenever you are solving a scenario base you will be avoiding x and y। ये वाले जो ऑटो काउंटर्स है ना, इनको आप अवॉइड करोगे। आप रेलिवेंट ऑटो काउंटर यूज करोगे। अब जैसे रेलिवेंट का मतलब क्या है? जिसका थोड़ा सा क्वेश्चन से लिंक हो रहा हो, जैसे रो कॉलम हो गया, या यहाँ पर हो सकता था स्टूडेंट, एस टी, एस टी नेम, या फिर सब्जेक्ट, इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हो ऑटो काउंटर में। तो मैंने लगाया भाई यहाँ पे फॉर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर रो। फॉर रो इज अ डिसेंट वन, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। फॉर रो मुझे बताओ कहां तक चलेगा? 1 2 कहां तक चलेगा? सोचो और बताओ, रोज कहां तक चलेंगी? 1 2 कहां तक? जी भाई, 1 2 क्लास साइज, बिल्कुल सही है, 1 2 क्लास साइज। आई वॉन्ट योर 100% फोकस हेयर। फॉर रो इक्वल्स टू 1 2 क्लास साइज। चलें ठीक है, बेहतरीन। ये आपने लगा दिया फॉर का जो है लूप लगा दिया फॉर 1 2 क्लास साइज, ये आपने रो के लिए लगा दिया। अब आपने, मैं यहाँ पे एक लाइन लीव कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा एंड में क्यों लीव करी। अब मुझे यहाँ पे मुझे बताओ, मैंने अगला किसके लिए लगाना है? फॉर कॉलम के लिए लगा लूं, फॉर कॉल लगा लूं, और फॉर कॉलम के लिए मुझे बताओ मैं कहां तक चलाऊंगा? जी, 1 2 कहां तक? 1 2 कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 टिल टिल टिल, इट्स गोइंग टिल सब्जेक्ट नंबर। बेहतरीन। तो ये हो गया भाई 1 2 सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, ऑल गुड हो गया यहाँ तक। अब हम आ गए हैं दोनों लूप्स के अंदर, और हमें सबसे पहले टोटलिंग का काम करना है ना। तो मुझे बताएं, मैं टोटलिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करूं? लगा दूं टोटलिंग यहाँ पर? चले हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके टोटलिंग लगाना शुरू करते हैं।
तो जी टोटल की स्टेटमेंट, वैसे हम जब सम की स्टेटमेंट लगाते थे तो सम की स्टेटमेंट क्या बोलते थे हम, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ऐसा ही है। तो नम की जगह तो यहाँ पे एरे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू टोटल मार्क्स प्लस, और फिर एरे से वैल्यू पिक हो जाएगी। तो बताएं भाई क्या लिखूंगा, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, बताएं क्या होगा इसके पास, टोटल मार्क्स प्लस, क्या प्लस होगा, एरे से वैल्यू पिक होगी। तो 2D एरे में क्या किस तरह यूज करेंगे, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है स्टूडेंट मार्क। स्टूडेंट मार्क का एरे यूज होगा क्योंकि वहीं से तो वैल्यू ऐड करनी है टोटल में। तो जी भाई बताएं, स्टूडेंट मार्क क्या हो जाएगा, स्टूडेंट मार्क ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले आपको बतानी है कौन सी पहली साइड आएगी, पहले क्या आएगा, पहले रो आएगा, बेहतरीन, फिर कॉमा के बाद क्या आएगा, फिर कॉलम आएगा। एक्सेलेंट। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू एरे से पिक होगी ना, जैसे रो की वैल्यू होगी 1, फिर कॉलम की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से 1,1 पिक हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद जब कॉलम वापस चलेगा तो 2 हो जाएगा कॉलम, रो तो 1 रहेगा, तो यहाँ से 1,2 ऐड हो जाएगी। फिर रो 1 ही रहेगा, कॉलम 3 हो जाएगा तो 1,3 ऐड हो जाएगी। फिर रो 1 ही रहेगा, कॉलम 4 हो जाएगा तो 1,4 ऐड हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट, हर एक रो के सारे कॉलम्स पहले ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट इसने क्या बोला है, अगला पॉइंट इसने बोला है कि कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। क्या करूं एवरेज का, क्या मैं एवरेज यहीं पे लगा दूं फॉर्मूला, या लूप क्लोज करके लगाऊं जी, लूप को क्लोज करेंगे या यहीं पे लगा देंगे एवरेज, बताओ। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यहीं पे लगा दो, आप लोगों को याद नहीं है कि जब हम एवरेज वाले क्वेश्चंस करा करते थे तो हम फॉर लूप को क्लोज करा करते थे, भूल गए, फॉर लूप को क्लोज करा करते थे हम। तो हम अंदर वाले फॉर लूप को क्लोज करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे तो टोटलिंग हो रही है। अगर मैं यहीं पे एवरेज लगा दूंगा तो सारी वैल्यूज थोड़ी आएंगी एवरेज में, एवरेज में तो हर टोटल की हर दफा वैल्यू बार बार एवरेज में आती रहेगी। तो आई हैव टू क्लोज द लूप फर्स्ट, मैं इस कॉलम के लूप को क्लोज करूंगा पहले। चलें भाई क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल से कॉलम का जो है ये वाला लूप क्लोज हो गया। अब ये 1 टू सब्जेक्ट नंबर पूरा चल जाएगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले बच्चे के लिए, पहली रो के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट नंबर तक सारे के सारे कॉलम्स चल गए और सारे कॉलम्स की वैल्यूज टोटल में ऐड हो गई। अब क्या निकलेगा बताएं, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, क्या अब हम एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बताएं किस तरह लगेगा, एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा एवरेज मार्क्स का जी, किससे निकलेंगे एवरेज मार्क्स, सम नहीं है, सम नहीं है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, आई बी यूजिंग टोटल मार्क्स, बिल्कुल सही है। टोटल मार्क्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कहाँ पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में किसमें सेव है, सब्जेक्ट नंबर में सेव है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कहाँ सेव है, सब्जेक्ट नंबर में सेव है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर। लेकिन अगर आप यहाँ पे टोटल मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर यूज कर रहे हो तो चलो मैं यूज करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। एक और चीज होगी जो यहाँ पर ऐड होगी, बताओ, आप सोचो तब तक मैं लिखता हूँ। टोटल मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर। अब किसी को याद आ रहा है एक और चीज करनी है मुझे एवरेज मार्क्स के अंदर, क्या करनी है, किसी को याद है, एनीवन, एनीवन, मैं याद दिलाता हूँ जी, याद आया, आ गया याद, आ गया याद, राउंड यूज करना है। तो अब दो तरीके राउंड यूज करने के, या तो आप यहीं पे राउंड यूज कर लो, या तो आप जब आउटपुट कर रहे होगे तब राउंड यूज करो। मैं प्रेफर करता हूँ यहीं पे कर लो, क्यों बाद में करना है, यहीं पे राउंड यूज कर लो, सही है ना, यहीं पे आपने अभी अभी फॉर्मूला लगाया ना, यहीं पे राउंड यूज करके फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने आपको पहले जानबूझ के लिखा था कि आपको याद रहे कि भाई राउंड भी तो ऐड करना है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी मैक्सिमम रखें, सही है। राउंड लगाया और ये ब्रैकेट में आ गया, कॉमा, मुझे बताओ कॉमा के बाद क्या आएगा, कॉमा के बाद, कॉमा के बाद कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, 0, बेहतरीन, एक्सेलेंट जी भाई, ऑल गुड। एवरेज मार्क्स समझ आ गया, एवरेज मार्क्स में टोटल मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर हुआ और कॉमा 0 पे हमने राउंड कर दिया। फॉर एग्जांपल जो भी अगर एवरेज आती वो अगर डेसिमल में आती तो ये होल नंबर बन के एवरेज मार्क्स में सेव हो जाती। कॉमा 0 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस बताते हैं ना, हमें होल नंबर चाहिए। पिछले वाली चीजों से मुझसे क्वेश्चन नहीं करो जो मैंने पहले ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, देखो वो तो वहाँ पढ़ाया हुआ है ना, हमने हमने राउंड को यूज करना सीखा था ना। आपने वीडियो नहीं देखी बिल्ट इन फंक्शन की, ये लिखा हुआ है राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर,
तो होल नंबर के लिए हमें डेसिमल प्लेस 0 चाहिए होता है, तो इसलिए हमने कॉमा करके 0 डाल दिया। सही है। और इसको पहले से देख लें। सही है। इसको अपने बिल्डिंग फंक्शंस को पक्का करें सारे। आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन। चलें भाई, दिस इज आल्सो डन, दिस इज आल्सो डन। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड चेक पॉइंट। और थर्ड चेक पॉइंट में क्या कह रहा है? आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट। अभी हमने ये ऊपर वाली चीजें दोनों की आउटपुट नहीं करी, नीचे करवा रहे हैं हमसे। आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट, क्या आउटपुट करवा रहा है? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के कंबाइंड टोटल मार्क्स, स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट का ग्रेड। चार चीजें करवा रहे हैं, स्टूडेंट का नेम, उसके कंबाइंड टोटल मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स और उसका ग्रेड। चलें करते हैं। तो सबसे पहले भाई स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट के नेम का मतलब है यहाँ से हम आउटपुट करना शुरू हुए। और एक लाइन छोड़ दें। अच्छा, इनपुट और आउटपुट जो भी होंगे ना, उनमें सब में आपने प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट यूज करनी है। सही है। तो हमने कहा भाई आउटपुट, और आउटपुट के बाद हमने पहले प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट लिख दी। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। सही है। स्टूडेंट नेम कॉमा क्या आना चाहिए? कहाँ से पिक करूंगा स्टूडेंट का नेम, बताएं। स्टूडेंट का नेम कहाँ से पिक करूंगा? एरे से? एरे से पिक करूंगा। एरे का नाम क्या है? जी भाई, एरे का नाम स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम से पिक करूंगा, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या लिखूंगा बताएं? स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट नेम, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? व्हाट विल कम इन ब्रैकेट? इंडेक्स क्या होगा हमारा? किस इंडेक्स पे बात कर रहे हैं हम? जी, क्या इंडेक्स आएगा यहाँ पे? कौन सा इंडेक्स आएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? उस रो की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, रो आएगा। सही है ना? भूल गए क्या? रो आएगा ना। जिस रो की बात कर रहे हैं हम, उसी रो पे बच्चे का भी नाम पड़ा हुआ होगा ना उसी रो पे, वही तो एज एन इंडेक्स यूज हो रहा है यहाँ पे। सही है। चले भाई, स्टूडेंट का नेम आ गया। अब अगली चीज आउटपुट। स्टूडेंट के क्या चाहिए अब हमें? अब हमें चाहिए टोटल मार्क्स एंड देन चाहिए एवरेज मार्क्स। तो अब आ जाएगा टोटल मार्क्स के लिए हमने लिखा टोटल मार्क्स कोलन कॉमा। और यहीं पे सारा हम करवा रहे हैं ना आउटपुट। हमें लूप तो बंद करने की जरूरत नहीं है, सारा काम यही कराएंगे। क्योंकि अगर हमने बाहर वाला लूप बंद कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही है। मैं एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के एंड देन सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आउटपुट कर रहा हूँ। तो आउटपुट टोटल मार्क्स और फॉर्म उसका नाम क्या है? एवरेज। उसका वेरिएबल का नाम क्या है टोटल टोटल मार्क्स के? टोटल मार्क्स। चलें, ये भी हो गया। अब हम आ जाएंगे टुवर्ड्स एवरेज। एवरेज भी निकालनी है, तो एवरेज के लिए क्या लिखेंगे? एवरेज। लाइव इसमें कॉलम यूज नहीं होगा ना, स्टूडेंट नेम का रो होगा। देखो कॉलम में नेम्स नहीं स्टोर हुए हैं, आपके रोज में जो है नए नेम स्टोर हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात? देखो ये सारी रोज हैं, इसी तरीके से नेम्स के कॉलम में भी ये सारी रोज हैं। सही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वन डी है। ओके, आउटपुट एवरेज मार्क्स, ये सारे कमेंट्स हैं। ठीक है। जो मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ ना, ये सारे कमेंट्स है, पता है ना आप लोगों को? मतलब कमेंट से मुराद ये प्रॉम मैसेज है। कमेंट्स यहाँ पे दूसरी चीज के लिए यूज हो रहा है, प्रॉम मैसेज है। चले भाई, एवरेज मार्क्स मुझे बताएं, एवरेज मार्क्स के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करूं जिसके अंदर एवरेज निकली है? कौन सा वेरिएबल होगा? एवरेज मार्क्स होगा। यहां से आ गया एवरेज मार्क्स। बेटा फोकस करें, इस पे फोकस करें। चलें भाई, ये भी हो गया। स्टूडेंट का नेम हो गया, उसके मार्क्स हो गए, उसके एवरेज मार्क्स हो गए, तीनों चीजें आ गई। चौथी क्या बोली है? उसका ग्रेड अवॉर्डेड। ग्रेड कहां से निकलेगा? जी, एनीवन टेल मी द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेड? जी, हाउ विल आई फाइंड द ग्रेड? ग्रेड निकालने के लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी? कंडीशनल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एक्सेलेंट। हमें कॉन्स्टेंट्स को यूज करना पड़ेगा विद इफ स्टेटमेंट। अब किसी के जहन में केस भी आ रहा होगा, तो हम केस क्यों यूज नहीं कर सकते? तो जरा आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कैलकुलेट स्टोर्स एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मेरिट्स पासेस एंड फेल्स। वो कह रहा है कि भाई आपको ये भी तो काउंटिंग करनी है, कितने डिस्टिंक्शन है, कितने मेरिट है, कितने पास है। तो अगर आप इफ यूज करोगे तो इफ के देन में आप दो काम करवा सकते हो ना। एक आपने ग्रेड निकलवाना है और दूसरा काम आपने काउंटिंग करवानी है इनकी। तो इफ के अंदर ही दो काम करा सकते हो। अगर आप केस यूज करते हो तो क्या केस की एक स्टेटमेंट पे कोलन डाल के मैं दो काम करवा सकता हूँ? बताएं, दो काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। दो काम कहाँ हो सकते हैं? इफ की स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं। तो इफ के अंदर आई बी यूजिंग इफ स्टेटमेंट बिकॉज जरा यहाँ पे देखो, मुझे काउंटिंग भी तो करानी है, ग्रेड भी देना है और ग्रेड देने के बाद काउंटिंग भी करवानी है। समझ रहे बात? तो सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा इफ स्टेटमेंट। चलें, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। मुझे बताएं क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले? इफ। अच्छा, लगानी किस पे?
किस पे ग्रेड निकलेगा, किस वेरिएबल पे लगेगी, एवरेज मार्क्स पे लगेगा, टोटल मार्क्स पे नहीं, एवरेज मार्क्स पे। ठीक है, तो इफ आपके एवरेज मार्क्स इज, पहले तो डिस्टिंक्शन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए डिस्टिंक्शन के लिए चेक करना है, बताएं भाई। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 लिखूंगा, या फिर क्या लिखूंगा, डिस्टिंक्शन लिखूंगा। सोचें सोचें सोचें, क्या लिखूंगा मैं। मैंने जो कांस्टेंट का वर्ड यूज किया है ना डिस्टिंक्शन में, वो यूज करूंगा। इतने सारे बच्चे 70 बोल रहे हो भाई, अगर मुझे 70 यूज करना होता तो फिर मैं ये वाला वर्ड यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता, ये मैंने क्यों लिया है, इसका फिर फायदा क्या, हटा दूं उसको, फिर क्यों यूज किया है मैंने, इसको यूज ही इसीलिए किया है ना, ताकि मैं 70 की जगह डिस्टिंक्शन लिख सकूं, 55 की जगह मेरिट लिख सकूं, 40 की जगह पास लिख सकूं। सही है, नहीं, वी वोंट बी यूजिंग 70 इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट, वील बी यूजिंग द कांस्टेंट्स नेम। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन अगर उसके आ जाएं तो बताएं क्या करना चाहिए, देन उसको क्या ग्रेड मिलेगा, क्या आउटपुट देना चाहिए इसको, आउटपुट ग्रेड कोलन, क्या ग्रेड होगा, ग्रेड इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा डिस्टिंक्शन। सही है, अच्छा, ये तो हो गया ग्रेड। ग्रेड देने के बाद एक और भी तो काम करना है गाइस, क्या करना है, ग्रेड देने के बाद एक और भी काम करना है, डिस्टिंक्शन के काउंटर को +1 करना है। एक्सीलेंट हो गया मौजम, डिस्टिंक्शन के काउंटर को +1 करना है, क्योंकि काउंटिंग भी तो करनी है ना भाइयों बहनों, काउंटिंग भी तो करनी है ना, कितने डिस्टिंक्शन आए। सही है, तो डिस्टिंक्शन को यहीं पे देन के अंदर अगली लाइन में डिस्टिंक्शन सी इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन सी, क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन सी +1। बेहतरीन, चलो एक और कंडीशन पे आ जाते हैं, एल्स लगाओ। एल्स इफ, अगर उस बच्चे के एवरेज मार्क्स, बताएं भाई, अब अगली कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, पहली तो आपने डिस्टिंक्शन पे लगा ली, अगली क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरिट। सही है, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरिट, तो क्या करना चाहिए हमें आउटपुट पे, देन व्हाट शुड आई डू, देन आउटपुट क्या ग्रेड बनेगा बच्चे का, तो बच्चा किसी एक इफ स्टेटमेंट में जाएगा ना, सब पे तो नहीं जाएगा, कोई भी एक इफ स्टेटमेंट चलेगी, मेरिट। और मेरिट के बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम क्या करवाना है, हाथों हाथ मेरिट को, मेरिट सी को क्या करना है, मेरिट सी इक्वल्स टू मेरिट सी +1। बेहतरीन, अच्छा भाई एक और कंडीशन पे आ जाते हैं, अगर इस बच्चे के एवरेज मार्क्स, अगले क्या हो गया, अगला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पास है, अगला अगला कांस्टेंट कौन सा है, पास है, ये भी ये हो गया, ये हो गया, अगला पास है, बिकॉज पास की लिमिट क्या 40 है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पास हो तो बताएं भाई क्या करूं देन में, देन क्या आउटपुट होगा जी गाइस, ग्रेड इक्वल्स टू पास। बेहतरीन, और अगला क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा पास का, पास सी इक्वल्स टू पास सी +1। बेहतरीन, चले भाई ये भी हो गया। अब क्या करें, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एल्स में क्या लिखें, एल्स इफ पूरा लिखूं या क्या करूं, एल्स में बेहतरीन अलिशबा, एल्स में हम डायरेक्ट बोलेंगे एल्स, क्या करेंगे आउटपुट, एल्स आउटपुट भाई, अगर आपका डिस्टिंक्शन से भी ग्रेटर नहीं है, मेरिट से भी ग्रेटर नहीं है, पास से भी ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास से छोटा है ना, तो भाई क्या आउटपुट करें, आउटपुट कर दो ग्रेड, और क्या ग्रेड आया इस बच्चे का, ये बच्चा भाई फेल हो गया, बच्चा लुढ़क गया, सॉरी बच्चा गया। ओके, तो उसके बाद क्या करें, फेल सी इक्वल्स टू फेल सी +1। सही है ना, और यहाँ पे मैं इफ की स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे मैं इफ की स्टेटमेंट क्लोज कर लूंगा नीचे। ठीक है, बिल्कुल इसी के नीचे क्लोज करूंगा, यहाँ पर मैंने एंड इफ कर लिया है, ये वाली इफ की स्टेटमेंट क्लोज की है। जी भाई, तो सारा काम हमने करवा लिया, काउंटिंग भी करवा ली, लेकिन अभी तक हमने कैलकुलेट कराया, स्टोर कराया, आउटपुट नहीं कराया। क्या हमने आउटपुट करा दिया, क्या अब हमने आउटपुट करा दिया, अच्छा ओके, थैंक यू सो मच।
क्या आपने आउटपुट करा दिया? आउटपुट नहीं कराया, आउटपुट हम करेंगे। लिखा है सर यू हैव मेड इट अ पीस ऑफ केक। अच्छा, आसान हो गया, चलो दैट्स गुड। तो मुझे बताओ आउटपुट कहाँ कराऊं? आउटपुट यहीं पे कराऊं, क्योंकि ये तो काउंटिंग काउंटिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। और आउटपुट कराने से पहले एक चीज देखो जरा, ये जो इफ है, मैंने यहाँ से इस इफ को क्लोज करा दिया है, चलें करा दिया है। अब आउटपुट की, हाँ सही है, अब आउटपुट की बारी आ गई है। तो लूप को क्लोज करूं या यहीं पे करा दूं? अगर मैं यहीं पे कराऊंगा तो सारी वैल्यूज थोड़ी आउटपुट होंगी, सारी सारे सबकी वैल्यूज का काउंटर तो आउटपुट होगा नहीं। तो आई हैव टू क्लोज द लूप। बेहतरीन। तो लूप को क्लोज कर लेते हैं भाई, लूप को क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने जो फॉर स्टार्ट किया था, ये तो यहीं पे क्लोज हो गया था ना। अब इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे क्लोज करो उसको। नीचे क्लोज कर दूं उसको? चले भाई नीचे क्लोज कर देते हैं। इसको हमने कर दिया नेक्स्ट रो। ठीक है भाई, नेक्स्ट रो से इसको क्लोज कर दिया। अब हमारा एक काम बच गया है, सारे काउंटर्स को आउटपुट करना। बच्चे के तो डेटा सबके आउटपुट होते जाएंगे ना। देखो अब जरा देखो इसको मैं चले मैं आउटपुट कर दूं पहले, फिर इसको हम एक दफा रिव्यू भी कर लेंगे। तो अब मैं मुझे सबके काउंटर्स आउटपुट करने हैं, बताएं भाई क्या लिखूं आउटपुट? जी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। सही है भाई, कॉमा के साथ क्या लिखूंगा? कॉमा डिस्टिंक्शन सी। सही है। आउटपुट नंबर ऑफ, इसके बाद क्या आएगा? मेरिट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, नंबर ऑफ मेरिट्स, कॉमा मेरिट सी। फिर अगला क्या आएगा? आउटपुट नंबर ऑफ पासेस। जी भाई, नंबर ऑफ पासेस में क्या आएगा? पास सी। ठीक है, एक्सीलेंट। और आउटपुट फोर्थ वाला क्या लिखूं? नंबर ऑफ फेल्स। नंबर ऑफ फेल्स नहीं, नंबर ऑफ फेलियर्स। नंबर ऑफ फेल लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप इतना पूरा सिनेरियो बेस करोगे तो वो फेलियर को फेल लिखने में मार्क्स नहीं काटेगा आपके। सही है, चिल। ओके, तो ये हो गया आपका फेल सी। ठीक है। सो आवर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड विदाउट कमेंट्स। कमेंट्स अभी तक कंप्लीट नहीं करे हमने, कमेंट्स आर येट टू बी एडेड। बाकी अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं इन शॉर्ट रिव्यू करा लूं, तो देखो ये लूप है बाहर वाला, ये अंदर वाला लूप है। इसके अंदर हर बच्चे के जो है सारे मार्क्स ऐड हो रहे हैं। सारे मार्क्स ऐड होने के बाद उस बच्चे के मार्क्स से एवरेज निकल रहा है। एवरेज निकलने के बाद उस बच्चे का नेम आउटपुट हो रहा है एरे से, उसके टोटल मार्क्स आउटपुट हो रहे हैं, उसके एवरेज मार्क्स आउटपुट हो रहे हैं। फिर इफ कंडीशन के थ्रू उसका ग्रेड आउटपुट हो रहा है। अगर उसकी ये रेंज है तो उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जाएगा डिस्टिंक्शन, वरना मेरिट, वरना पास, और ये तीनों भी नहीं है तो फेल। और फिर साथ 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 सबकी काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग होने के बाद एंड इफ के बाद अब जरा आप यहाँ से देखो, तो ये सारे काम कराने के बाद उसने आउटपुट काउंटिंग भी आउटपुट कराने को बोला था। काउंटर्स तो जब जब जाहिर सी बात है पूरा लूप चल जाएगा, सारी वैल्यूज को यूज कर लेंगे, फिर आखिरी में हमें पता लगेगा ना कितने काउंटर्स हैं। जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो काउंटिंग के लिए भी यही करते थे, सबको चेक करा के फिर आखिरी में काउंटर्स आउटपुट करते थे। तो हमने वो दूसरा वाला लूप भी बंद कर लिया और हमने काउंटर्स आउटपुट कर दिए हैं। सर ये बस इतना ही सा था, इतना सही था, क्योंकि देखो मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, अब कमेंट्स रह गए हैं। ठीक है, चलें आप कमेंट्स को ऐड करते हैं, फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सिनेरियो बेस पे, कि डिफिकल्टी लेवल पे डिस्कशन करेंगे। मैंने पेन चेंज कर ली कमेंट्स के लिए। आप लोग की तो जाहिर सी बात है एग्जाम में एक ही पेन होगी अफसोस के साथ, तो उसी से कमेंट्स लिखने होंगे। कमेंट्स लिखने का तरीका ये है कि जब भी आप कमेंट्स ऐड करोगे आप डबल स्लैश यूज करोगे। व्हेनेवर यू आर एडिंग द कमेंट्स, यू विल बी एडिंग डबल स्लैश एंड देन यू विल बी एडिंग। कमेंट का मतलब है आप किसी रीडर को बताना चाह रहे हो व्हाट यू हैव एडिड हियर, आपका कोड अलग अलग जगहों पे क्या कह रहा है। चलें बताते हैं। ये पूरे पोर्शन में मुझे बताओ क्या कर रहा हूं मैं। ये पूरे पोर्शन में मेरा क्या काम है? मैंने देखो यहाँ पे लिखा कमेंट, ये डबल स्लैश डाला, क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं? यस, व्हाट आई एम डूइंग? इनिशियलाइज। क्या इनिशियलाइज कर रहा हूं? इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलें गुड हो गया। नीचे आ जाओ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लूप लगाया, तो लूप कहाँ तक लगाया है? मैंने इस पे लिख दिया भाई रिपीट करो टिल। कहाँ तक रिपीट करना है इसको? टिल क्लास साइज। ठीक है, नीचे वाले को कहाँ तक रिपीट करना है? रिपीट टिल, इसको कहाँ तक चलाना है? सब्जेक्ट नंबर तक। बेहतरीन। नीचे आ जाओ, टोटल मार्क्स। अब देखो टोटल मार्क्स के लिए मुझे यहाँ जगह नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है, कमेंट्स ऐसे ही होते हैं। जरूरी नहीं है कमेंट्स के लिए आपको स्पेसिफिकली जगह चाहिए, आप उसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। सही है, तो आप उससे नेक्स्ट लाइन में आओगे ना, तो यहाँ पर आप लिख लो उसके कमेंट्स। तो भाई आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, आपने बोल दिया कैलकुलेट
और यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल मार्क्स। सही है। कैलकुलेट स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स, या सिर्फ टोटल मार्क्स लिख लो बल्कि, क्योंकि आप सारी चीजों में टोटल मार्क्स। जी, आगे एवरेज निकल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख लें? कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। सही है। उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पे डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लूँ? कैलकुलेट स्टूडेंट डिटेल्स, या कैलकुलेट नहीं हो रही ना, यहाँ तो डिस्प्ले हो रही है, तो राइट वर्ड होगा डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। और नीचे आए तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, अ, ये आ गया आपका एवरेज मार्क्स हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया। सही है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? चेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपने लिख दिया वैलिडेट, वैलिडेट भी नहीं बल्कि आप यहाँ पे लिखो चेक स्टूडेंट ग्रेड। बच्चे का ग्रेड चेक हो रहा है ना यहाँ पे, तो आपने लिख दिया चेक स्टूडेंट ग्रेड। उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया काउंटिंग ग्रेड्स। सही है, मतलब आप ग्रेड्स को काउंट कर रहे हो यहाँ पर आपने, बल्कि चलो यहाँ लिख देते हैं काउंटिंग ग्रेड्स। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया ना, तो ये सबके लिए अप्लाई हो गया, सारी चीजों के लिए एक ही अप्लाई हो गया। ठीक है। फिर ये सारी चीजें हो गई। नीचे आए तो नीचे नेक्स्ट रो की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? डिस्प्ले काउंटर्स ऑफ ग्रेड, काउंटर ऑफ ग्रेड्स। सही है। तो यस वी हैव कंप्लीटेड द सिनेरियो बेस्ड। देखो कमेंट्स भी मैंने ऐड कर, तो कमेंट्स आप अपने हिसाब से ऐड करोगे, समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐड करना है, आप देख लोगे कहाँ कहाँ नई चीजें हो रही हैं, वहां पे पढ़ने वाले को पता लगे ये सारी चीजें। तो ये हमारा टोटल सिनेरियो बेस कंप्लीट हो गया। और आप देखो 1 पेज और 1.5 पेज, तकरीबन ये आप टोटल 1.5 पेज पे ये सोल्यूशन, ये रहा टोटल सोल्यूशन हो गया हमारा, ये रहा। ठीक है, ये हमारा टोटल सिनेरियो बेस का सोल्यूशन है, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन सोल्यूशन आ गया। अब मैंने इजी इसको कर दिया है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया ना, विजुअलाइजेशन के साथ वी हैव टू मूव ऑन, तो ये हो जाता है। लेंदी तो है बेटा, लेंदी तो है। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, मैं इसको करवा देता हूँ यूट्यूब पे अपलोड। अली इसको जरा यूट्यूब पे अपलोड कर देना।